So today's lecture is about money and banking. How money is created and regulated. ये आज का major topic है. In subsequent lectures, we'll get to know about role of banks and RBI in regulating the monetary system of India. So let's begin. पहला simple money and commodity. मनी एक कॉमोडिटी है या करेंसी जो हम लोग यूज करते हैं वो कॉमोडिटी, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, किसी ना किसी टेक्स्ट बुक में डेफिनेटली पढ़ा होगा. जो कॉमोडिटी के प्रिंसिपल है वो मनी में भी अप्लाई होता है. तो हम लोग पहले कॉमोडिटी जानते हैं कि कॉमोडिटी कैसे बनता है. एक कॉमोडिटी कोई नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करके बनता है. नेचुरल रिसोर्स इज अनलिमिटेड बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन टू कॉमोडिटी बहुत लिमिटेड होता है बेस्ड ऑन डिमांड, कि अभी कितना डिमांड है. हम लोगों के पास में भी अगर कोल एक फाइनाइट रिसोर्स है बट आप उसको एक दिन में एग्जॉस्ट नहीं कर देंगे अगर आपका कितना भी डिमांड है. वो ग्रेजुअली डिमांड बढ़ता है तो उसका कंजम्पशन बढ़ता है. अगर वो किसी माइन खत्म भी हो जाता है तो वी शिफ्ट टू समथिंग एल्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी नीड्स फुलफिल हो पाए. तो कमोडिटी इज लिमिटेड, जो फाइनल प्रोड्यूस है वो लिमिटेड है बिकॉज इट इज डिमांड ड्रिवन, बट नेचुरल रिसोर्स इज अनलिमिटेड. सेम अप्लाइज टू मनी टू. मनी आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं बट इट इज नॉट प्रूडेंट टू डू इट because it should be always linked to the demand of that currency or that money. तो अगर हम लोग मैकेनिक्स की बात करें कि एक प्रोडक्ट कैसे ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स टू कमोडिटी, तो किसी नेचुरल रिसोर्स में अगर हम लोग ये तीन चीज लगाएंगे, इंटेलेक्ट, लेबर एंड रिसोर्सेज, तो वो कमोडिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो अगर कमोडिटी को ट्रांसफॉर्म, कोई प्रोडक्ट कमोडिटी में ट्रांसफॉर्म हो गया तो उसका जो वैल्यू होगा इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉर्म ऑफ मनी या करेंसी जो हम लोग आपस के लेन देन में यूज करते हैं. तो अनलिमिटेड प्रोड्यूस्ड एंड लिमिटेड सप्लाई, जैसे हम लोग देखें कि अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्स तो है बट उसका सप्लाई डिमांड के बेसिस पे होता है. तो एवरी नेचुरल रिसोर्स इज अनलिमिटेड, ये तो प्रूव हो गया, बट द कमोडिटी इज लिमिटेड. तो कोई भी चीज अगर अनलिमिटेड होता है उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होता है. बट अगर कोई कमोडिटी इवेंचुअली उसका वैल्यू, उसका प्रोडक्शन लिमिटेड है तो उसका वैल्यू बन जाता है. अगर सिंपल टर्म्स में देखें, इफ यू क्रिएट ह्यूज नंबर ऑफ टेबल्स, तो टेबल्स का वैल्यू गिर जाएगा और उसका डिमांड गिर जाएगा और इवेंचुअली उसका प्राइस या वैल्यू भी गिर जाएगा. तो हम लोग हमेशा नेचुरल रिसोर्स का वैल्यू नहीं करते, वी वैल्यू द कमोडिटी दैट वी बाय. तो मॉडर्न इकोनॉमी में हम लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी बिकॉज वो करेंसी में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि इट इज लिमिटेड इन सप्लाई. अगर सप्लाई अनलिमिटेड होगा तो उसका वैल्यू गिर जाएगा और इट विल क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. पहले भी यही होता था कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास एक कमोडिटी बहुत ज्यादा हो गया तो ही कांट एक्सचेंज दैट कमोडिटी इनटू समथिंग एल्स बिकॉज ये बहुत ही इनकन्वीनियंट था हम लोगों के लिए कि एक कमोडिटी का वैल्यू can't be always equal to something else. तो इसी को रेक्टिफाई करने के लिए we brought a new commodity जो कि easily manageable है and easily create कर सकते हैं और उसको natural resource से change करते हैं into something that we put a value on and that is money. तो पहले exchange करने में दिक्कत होता था, जो barter system का era था. अब हम लोग करेंसी ले आए हैं तो कोई भी चीज क्रिएट होता है उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है जिसको हम लोग प्राइस बोलते हैं और उस प्राइस को हम मनी से कंपेयर करके एक्सचेंज कर लेते हैं एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन फॉर एवर. अब मनी एज ए कमोडिटी तो हो गया, उसमें कमोडिटी के प्रिंसिपल भी लगेगा. तो पहला, एक मनी का स्पेसिफिक वैल्यू है जैसा एक चेयर या टेबल या इस पेन का वैल्यू है. जैसे मेरे एफर्ट्स का कोई वैल्यू है, आपके इंटेलेक्ट का कोई वैल्यू हो सकता है. सिमिलरली मनी का या करेंसी नोट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है और इस करेंसी को हम अनलिमिटेड नंबर में क्रिएट कर सकते हैं बट उस पर सेम कमोडिटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा कि अगर वो अनलिमिटेड हो गया तो उसका वैल्यू कोलैप्स कर जाएगा या गिर जाएगा. तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते और बहुत कम भी नहीं कर सकते, इसीलिए बस उसका सप्लाई को हम लोग रेगुलेट करते हैं. तो the number of currency, the value of it can be unlimited but it is always avoided because same, अगर उसका नंबर ज्यादा हो जाएगा तो its value will collapse. तीसरा है, value is almost perfect example of a perfect exchange of good.
एक कोई गुड है उसका वैल्यू उतना ही होगा जो जितना लिमिटेड सप्लाई में होगा। सेम करेंसी के साथ है, जो जितना कम सप्लाई में रहेगा उसका डिमांड उतना ज्यादा रहेगा। तो इस डिमांड को रेगुलेट करना, उस सप्लाई को रेगुलेट करना है एज कंपेयर टू अ कमोडिटी। अगर कोई भी चीज है जिसको सप्लाई को रेगुलेट कर रहे हैं हम लोग या उसका क्रिएशन को रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टम का पार्ट बन जाता है और उसी सिस्टम को हम लोग मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। तो क्रिएशन ऑफ मनी जो पेपर है, पेपर करेंसी, उसको रेगुलेट करना है तो एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए जो उसको रेगुलेट करे। सिंपल, अगर हम लोग यही चीज को एक मार्केट में ले लें जिसमें लिमिटेड, मान लो चेयर्स ही ले लें, तो चेयर्स का सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स या सिंपल कारपेंटर्स कर रहे हैं, तो दे वुड डिटरमाइन कि कितना सप्लाई करना है टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ दैट टेबल एंड चेयर। सेम करेंसी के साथ भी होता है। अब आते हैं क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी। तो किसी भी इकोनॉमी में 3 प्लेयर्स होते हैं अगर आप मॉनेटरी सिस्टम के फॉर्म में समझे। पहला जिसने क्रिएट और रेगुलेट किया, जो कि हम लोग का सेंट्रल बैंक है। दूसरा जो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा है, वो लोग जो कि सामान बना रहे हैं और गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, वो एक इकोनॉमिक काम कर रहे हैं एंड द एक्सचेंज इज बेस्ड ऑन अ करेंसी। और तीसरा है मैनेजर ऑफ मनी, जो हम लोगों ने करेंसी क्रिएट किया उसको भी तो कोई स्टोर करेगा, कोई मैनेज करेगा, बिकॉज वो भी तो खुद भी एक कम्युनिटी है। तो वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो करेंसी और मनी को मैनेज करते हैं। तो किसी भी मॉनेटरी सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम में ये तीनों प्लेयर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शनल नंबर्स की कहां कहां पैसा घूम रहा है। तो ये सिंपल मैकेनिक्स है फॉर मॉनेटरी सिस्टम। अब हम लोग आते हैं एक इनविजिबल डांस। मैंने बताया कि एक मनी कहीं से क्रिएट होता है, एक प्रोडक्ट कहीं और क्रिएट होता है, उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है और उसका वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कंज्यूमर जो उसको चाहते हैं खरीदना। और खरीदे हैं कैसे? वो कोई और चीज बनाते हैं इन देयर प्रोफेशनल टर्म्स और उससे कुछ पैसा कमाते हैं। इवेंचुअली दे बाय सम गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक इनविजिबल डांस होता है कि पैसा कहीं और क्रिएट हो रहा है, प्रोडक्ट कहीं और क्रिएट हो रहा है और कंज्यूम कहीं और हो रहा है। ये डांस चलता रहता है, हमेशा चलता आया है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। इसमें एक सिंपल प्लेयर या एक सिंपल थ्रेड है जो सबको कनेक्ट करता है एंड दैट इज मनी। तो अगर इस इनविजिबल डांस को देखें तो सेम रेगुलेटर ऑफ सप्लाई, मनी क्योंकि कमोडिटी है तो उसका रेगुलेशन होता है उसके सप्लाई का, जो सेंट्रल बैंक करती है। क्रिएटर ऑफ प्रोड्यूस, जो इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ लोग कोई सामान या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तीसरा फैसिलिटेटर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये है वो इंस्टीट्यूशन जो मनी को रखते हैं क्लाइंट्स के बिहाफ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इवेंचुअली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक नेशन स्टेट और उसका गवर्नमेंट, जिसका आज का 21st सेंचुरी का एक सिंगल प्रिंसिपल है वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म इसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोगों के लिए ब्लड का सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। इफ द होल सिस्टम इज नॉट हेल्दी यू कांट फंक्शन प्रॉपरली। तो वेलफेयरिज्म नेशन स्टेट में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका ना रेगुलेटर में कुछ ज्यादा रोल है, ना उसका क्रिएशन में कुछ ज्यादा रोल है, बट फैसिलिटेटर ऑफ ट्रांजैक्शन में भी उसका कुछ खासा रोल नहीं है। बट क्योंकि ये सप्लाई हमेशा लिमिटेड रहेगा, क्रिएशन में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा या कोई ना कोई स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी रहेगा, और फैसिलिटेटर और ट्रांजैक्शन में हमेशा कोई ना कोई नए चैलेंजेस आते रहेंगे। तो इन चीजों को डिटरमाइन करता है कि आप वेलफेयर कितना देना चाहते हैं। कोई भी नेशन स्टेट के लिए वेलफेयरिज्म एक उसका नोटेड प्रिंसिपल है। सभी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर इट इज रिटन एज अ रोल और ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो वेलफेयरिज्म से इन तीनों चीजों को इन्फ्लुएंस करके उसका वॉल्यूम और उसका एफिशिएंसी बढ़ाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, और वेलफेयर स्टेट का जो आइडियल है उसको इंप्लीमेंट कर पाए स्टेट, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेलफेयर दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।